का ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग बातचीत करेंगे। क्लास 12 का चैप्टर दी सॉलिड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग पिछले क्लासेस में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिस्कस करने की बात है वो है, आज का जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट्स। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट्स। देखो भाई, जिस तरह से घरों के निर्माण में दीवार के रोल्स होते हैं और दीवार बने किसके होते हैं? ब्रिक्स के, ईट का। तो ईट उसका यूनिट से हुआ। उसी प्रकार से जब किसी सॉलिड का निर्माण होता है तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है, जो सॉलिड के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, जिसके डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज होने से उस सॉलिड का निर्माण होता है, उसका नाम होता है यूनिट सेल। यानी यूनिट सेल किसी सॉलिड का ब्रिक है, ठीक है। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द सॉलिड which when arranged, which when repeated in different direction to generate entire solid। जब यूनिट सेल को हम लोग डेकोरेट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो क्या बनता है भाई? इंटायर सॉलिड बनता है। और उसी इंटायर सॉलिड का टेक्निकल नाम है क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस का निर्माण यूनिट सेल के डेकोरेट होने से होता है। और यूनिट सेल किसके बने होते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के प्रॉपर अरेंजमेंट्स होते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले किसी सॉलिड के निर्माण में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। इट मे बी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के प्रॉपर अरेंज होने से क्या बनेगा? यूनिट सेल बनेगा। समझ रहे हैं भाई? किसी सॉलिड के निर्माण के लिए उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चाहिए। क्या चाहिए भाई? एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन। इसी एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन से अरेंज होने से, दैट मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के प्रॉपर अरेंजमेंट से क्या बनता है बाबू? यूनिट सेल बनता है। और जब ये यूनिट सेल का प्रॉपर डेकोरेशन हो जाता है, ये यूनिट सेल डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपरली अरेंज हो जाते हैं, तो निर्माण होता है क्रिस्टल लैटिस का, या यूं कहें इंटायर सॉलिड का। That means unit cell is defined as the smallest portion of the substance of the solid substance which when repeated in different direction to generate entire solid। किसी सॉलिड का यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट पोर्शन है ना। इसी यूनिट सेल के अरेंज होने से, जिस तरह से घरों का निर्माण डिफरेंट डायरेक्शन में ईंटों को सजाने से होता है। जैसे घर बनते हैं कैसे भाई? मान लीजिए कोई दीवार बना रहे हैं, तो कुछ ईंटें ऐसे हाइट में रखते हैं, कुछ ईंटें ऐसे लेंथ में रखते हैं और कुछ ईंटें ऐसे चौड़ाई में ब्रेथ में रखते हैं। तो हाइट, लेंथ और ब्रेथ में ये डिफरेंट डायरेक्शन में ईंटों को रखने से
दीवार के निर्माण हो जाते हैं और दीवार के जुड़ने से घर बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सॉलिड का निर्माण कैसे होता है बाबू? ये यूनिट से, सपोज करो कि ये यूनिट से जस्ट लाइक ईट हुआ है कि नहीं? ये सपोज करें हमारे पास एक, देखिए एक ऐसा यूनिट सेल है। अब ये यूनिट सेल को कुछ ऐसे यूनिट सेल को ऐसे हाइट में रखिए, कुछ यूनिट सेल को ऐसे लेंथ में रखेंगे और कुछ यूनिट सेल को ऐसे विड्थ में रखेंगे। तो ये यूनिट सेल को डिफरेंट डायरेक्शन में जनरेट करोगे, अरेंज करोगे। यूनिट सेल के प्रॉपर अरेंजमेंट होने से क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस बनता है। यानी यूनिट सेल क्या है? तो किसी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन है। अब कहता है कि यूनिट सेल का निर्माण कैसे होता है? यूनिट सेल बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के प्रॉपर अरेंजमेंट से। When constituent particles are arranged properly, then it generate unit cell. When constituent particles are arranged properly, then unit cell is formed. And when unit cells are arranged properly in all possible directions, then crystal lattice is formed. अब ये लोग कह रहे हैं कि constituent particles के रूप में क्या ले सकते हैं? एटम्स ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में आयंस ले सकते हैं। यानी किसी सॉलिड में एटम, मॉलिक्यूल या आयंस के प्रॉपर अरेंजमेंट होने से जिस स्मॉलेस्ट पोर्शंस का निर्माण होता है उसका नाम है यूनिट सेल। और ये जो यूनिट सेल है इसके प्रॉपर अरेंजमेंट होने से एंटायर सॉलिड, दैट मींस क्रिस्टल लैटिस जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर रहे हैं किसको भाई? यूनिट सेल। इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन of solid substance. It is the smallest portion of the solid substances which when repeated in different direction, it can be repeated in a different direction to generate entire solid, commonly called crystal lattice. Commonly called crystal lattice. ठीक है? हम लोग एक यूनिट सेल का डायग्राम बना दें कैसा दिखने में होता है यूनिट सेल। हम लोग को जनरली जो करना है आपके क्लासरूम में 12th में वो क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। ऐसा यूनिट सेल जिसका शेप क्यूब जैसा ऐसा, ये एक यूनिट सेल का फिगर है। और इसी यूनिट सेल के प्रॉपर अरेंजमेंट से क्या बन जाते बाबू? क्रिस्टल लैटिस बन जाते हैं। अब कहता है कि यूनिट सेल कैसे बनता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के प्रॉपर अरेंजमेंट से। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं किस रूप में? इट मे बी एटम्स, it may be molecules, it may be ions. अब हम लोग सपोज करो कि इस तरह से हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दिखा रहे हैं। तो इस चैप्टर में, सॉलिड स्टेट चैप्टर में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम लोग टेक्निकली एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते, इसको कहते हैं लैटिस पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं?
लैटिस पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में टेक्निकल नाम क्या है भाई? लैटिस पॉइंट। एक बार हम लोग फिर से समझने का प्रयास करें बाबू। कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट मींस लैटिस पॉइंट, समझ रहे हैं कि प्रॉपर अरेंज होने से क्या बनेगा? यूनिट सेल। यहां पर ये जो दिखा रहे लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट के रूप में क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं। लैटिस पॉइंट के रूप में मॉलिक्यूल हो सकते हैं। लैटिस पॉइंट के रूप में आयंस हो सकते हैं। So in constituent particles, that means atom, molecule, oblique ions, also called lattice points, are arranged. Then unit cell is formed, and when unit cells are arranged properly, then entire solid, that means crystal lattice is formed. अब समझ आ रहा है आप लोगों को? अब हम लोग को इसके बाद डिटेल पढ़ना है किसके बारे में? यूनिट सेल के बारे में। इस यूनिट सेल के बारे में जिसका निर्माण कैसे हुआ है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का किसी यूनिट सेल में पोजीशन कैसा है, इस बेसिस पे हम लोग यूनिट सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिटेल जानना हम लोग को यूनिट सेल के बारे में। हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं यूनिट सेल, हाउ यूनिट सेल इज फॉर्म। तो यूनिट सेल इज डेवलप्ड ड्यू टू प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में प्रॉपरली अरेंज होते हैं, उसके अरेंज होने से क्या बनता है? यूनिट सेल बनता है। उसके अरेंज होने से क्या बनता है? यूनिट सेल। अब कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूनिट सेल हम लोग सीखना चाहते हैं। सपोज करो हमारे, देखो भाई हमारे पास हमारे हाथ में क्या ये बुक है, देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग यूनिट सेल मान लेते हैं। ये एक्चुअली में क्यों नहीं है, फिर भी चलो हम लोग इसको मान लें कि हमारे पास यूनिट सेल है, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसी सॉलिड के निर्माण में, ये बुक भूमिका निभा रहा है। तो किसी यूनिट सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। ये यूनिट सेल है। किसी यूनिट सेल में देखो कॉर्नर हम लोग काउंट करते हैं बाबा, ध्यान से देखना कितने कॉर्नर्स होते हैं। यहां तो किसको कर रहे हैं? कॉर्नर 1 2, ठीक है। यहां चलो देखो 1 2 3 4 है ना। अब 4 इसका कोई चार्ट इसका, ये देखिए 5 6 7 8। एक बार फिर से, किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना होंगे आप लोग को सिखा रहे थे भाई। 1, ठीक है, 2 3 4 है ना। 4 कॉर्नर इधर और 4 कॉर्नर इधर, 5 6 7 8। तो पहले हम लोग बात सीखे किसी यूनिट सेल में, यूनिट सेल में हम लोग पहला पॉइंट क्या लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ए यूनिट सेल या इन एन यूनिट सेल। चलो, इसी यूनिट सेल में कॉर्नर कितना है? 8 है। सेकंड पॉइंट, सेकंड, चलो भाई ये कहलाता है, क्या देखो बाबू, ये कहलाता है इसका फेस। 1 फेस ये हुआ, इसके नीचे सेकंड फेस है ना। 1 2 ये है फेसेस। चल यहाँ देखिए 3, इसके ठीक अपोजिट ये 4, यहाँ चलो भाई 5 और ये चल यहाँ 6। तो किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? तो 6 नंबर ऑफ फेसेस इन एन यूनिट सेल। किसी
यूनिट सेल में फेस कितना है 6, यूनिट सेल में फेस कितना 6। चलो आओ पहले वो देख रहे हैं कॉर्नर कितना, तो एक फेस कितना 6। अब नेक्स्ट बात करें, चलो ध्यान से देखिए, ये आपका देखो भाई यहां से ये आपका कॉर्नर ये है, इसको कहते हैं एज, ये यहां से एज करते हैं, देखो कितना एज है एक दूसरे में 1 2 3 4 है ना, ये 4, ये देखिए 4 एज हुआ, फिर यहां चलिए यहां से 5 6 7 यहां आते हैं 8 9 10, फिर चलिए इधर में 11 12, ये तो लोग काउंट कर चुके थे नहीं, तो कॉर्नर्स कितनी है, एजेस कितने हैं किसी यूनिट सेल में, फिर से एक बार देखो भाई एजेस ध्यान से देखिए, ये यहां से आने कैसे किनारा एज इसको बोलते हैं, तो ये पहला एज हुआ फर्स्ट एज, ये देखिए यहां से सेकेंड, ये देखिए ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये 4 एज हुआ, यहां चलिए 5 6 7, चलिए फिर आगे 8 9 10, फिर आई 11 12, इसको तो लोग काउंट कर चुके थे। तो किसी यूनिट सेल में एज की संख्या कितना है ना, तो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एजेस है ना, किनारों, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं किनारों, नंबर ऑफ एजेस इन एन यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में एजेस कितने हैं भाई, अभी काउंट किया हम लोग 12, एजेस कितना काउंट किए 12। चलो भाई अब ध्यान से देखिए भाई, किसी भी अगर हम लोग यूनिट सेल को एक होल बॉडी मान ले, मास है ना, इसका सारा का सारा वेट मास, किसी भी सब्सटेंस को उसके पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर उसका होल मास सेंट्रलाइज होता है, और उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं। तो यहाँ पर सपोज कीजिए, यहाँ पर हम लोग इस केस में इस सॉलिड स्टेट हम लोग कहेंगे उसको बॉडी सेंटर। ध्यान से देखिए भाई, ये देखिए हमारे पास बुक है, और यहाँ से ये एक पॉइंट को हम लोग ऐसा मान लें, यहाँ पर देखिए पेन का ये रखते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पे ये पेन का ये रखते हैं, है ना, और इसको हम लोग इसको जहाँ पे उसको रखे उसको कहते हैं हम लोग बॉडी सेंटर। क्या कहते हैं, इस बॉडी का सेंटर कहाँ है, इसके अंदर ठीक बीचों बीच में, और उसका नंबर कितना 1। किसी भी बॉडी का एक ही बॉडी सेंटर होता है, और उसी पॉइंट पे ऐसा एज्यूम किया जाता है उसका पॉइंट, उसी पॉइंट पे इस बॉडी का मास सेंट्रलाइज है, कंसंट्रेटेड है। हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पर क्या भाई, 4 नंबर पॉइंट में नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, है ना, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर इन एन यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में बॉडी सेंटर की संख्या कितना है, 1 है। चलो 5 नंबर पॉइंट, ध्यान से देखो बाबू, सब ध्यान से देखिए। अभी कह रहे थे कि ये यूनिट सेल है और ये सब फेस का था, मतलब ये भी फेस है, देखिए और यहाँ का इसका बीच का पॉइंट, फेस के ठीक मिडिल पॉइंट, इसका नाम है फेस सेंटर। तो चूंकि फेसेस की संख्या 6 है, तो फेस पॉइंट ये भी 6 होगा, है ना। ये देखिए फेस सेंटर यहाँ 1 2 3, इस तरह से फेस के बीच का, है ना, भाग उसको कहेंगे फेस सेंटर। तो नंबर ऑफ फेसेस सेंटर, नंबर ऑफ फेस सेंटर कितना होगा भाई, इन एन यूनिट सेल। क्योंकि फेस की संख्या 6, फेस की संख्या 6, तो फेस सेंटर की संख्या 6। चलिए 6 पॉइंट में ध्यान से देखो आप भाई, देखो भाई ये हमारे पास बुक है, इसी को हम लोग यूनिट से मान लिया ना। अब ये आपका फेस है ना, इसको हम लोग कॉर्नर मान रहे हैं। अब एक फेस का एक कॉर्नर उसी फेस के दूसरे कॉर्नर से मिला दिए, तो ऐसे, है ना, जो कहां से पास आउट हो, इसके फेस सेंटर से। दो अपोजिट फेस के कॉर्नर को ऐसे आप मिलाओ, एक लकीर खींचो, देखो ध्यान से भाई हम खींच रहे हैं, ये हमारे पास 2 अपोजिट कॉर्नर है, यहां से कोई ऐसे लकीर खींच, ये जो लकीर है कहां से होके जा रहा है बाबू, फेस के सेंटर से होके जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान से ऐसे, ये देखो
ये जो हम लोग ये जो ब्लैक कलर का ऐसे ऐसे खींच रहे लाइन, ये लाइन दो अपोजिट कॉर्नर को मिला रहा है, फेस के दो अपोजिट कॉर्नर को। और ये जो है ये जो लाइन कहां से क्रॉस कर रहा है, फेस के सेंटर से। ये देखिए इस फेस का सेंटर यहाँ था, इस फेस के सेंटर से दो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाए, ये जो लाइन होगा इसका नाम है डायगोनल। ऐसा डायगोनल, फेस डायगोनल, है ना। अब देखो ये एक फेस है ना, यहाँ पर एक फेस में चार कॉर्नर होते हैं, उसका अपोजिट ऐसे मिलाते हैं, देखिए इसको ऐसे मिलाते हैं। तो एक फेस में दो फेस डायगोनल है, एक फेस में फेस डायगोनल कितना, दो। ऐसे ऐसे आपके पास कितने फेस हैं, 6, है ना। तो एक फेस में दो डायगोनल, तो 6 फेस में 6 इंटू 2, है ना, 12 डायगोनल। हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर कैसा डायगोनल भाई, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेस डायगोनल, है ना, इन एन यूनिट से। किसी यूनिट सेल में फेस डायगोनल कितना होगा भाई, तो एक फेस में दो डायगोनल, टोटल फेस की संख्या 6, तो कितना हो गया, 12। नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितना, 12। अब चलो बॉडी डायगोनल की हम लोग बात करें। बॉडी डायगोनल किसको कहते हैं, ध्यान से देखिए, सब लोग ध्यान से देखते रहो भाई। हम लोग ऐसा मान लें कि हमारे पास एक फेस है, इसका एक कॉर्नर है ना। अब इसके ठीक अपोजिट फेस के इस कॉर्नर से, यहां से इसका अप इसके डाउन से यहां से मिलाना है। देख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखो भाई, देखो बाबू, ये है इसका अप है एक फेस का, और अपोजिट फेस का डाउन दूसरे फेस का, उसी फेस का नहीं, एक फेस यहाँ है ना, इसका अप ले रहे हैं और इसके ठीक अपोजिट फेस इधर दूसरा उसके डाउन को ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिला देते हैं ऐसे, कहाँ से क्रॉस ये जाएगा, बॉडी डायगोनल से जाएगा। जैसे हम लोग क्रॉस में दिखा सकते हैं, कैसे भाई, कि सपोज कीजिए कि ये 4 कॉर्नर यहाँ हो गया, है कि नहीं, और 4 कॉर्नर उस तरफ हो गया। तो यहाँ से हम लोग एक उसमें उस कॉर्नर से ले और उसके बॉटम तक आए, उस कॉर्नर से लेके कहाँ तक आए, उसके बॉटम से, ठीक है। एक फेस का कॉर्नर का अपर पोर्शन को हम लोग दूसरे अपोजिट फेस के बॉटम कॉर्नर से मिला देंगे। तो ये जो लकीर खींचेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ये लग रहा है कि बॉडी डायगोनल से होके जाएगा। तो यहाँ पर दो अपोजिट फेसेस के कॉर्नर को मिला देंगे, जो कहां से होके जाए, बॉडी डायगोनल, बॉडी सेंटर से होके जाए, इसका नाम है बॉडी डायगोनल। उसका अब इसके बॉटम से मिलाओगे, तो इसका बॉटम उसके अप से मिलाओगे, यानी दो बॉडी डायगोनल हो, यहाँ चलिए, यहाँ से इसका अप उसके बॉटम से, है ना, और इसका बॉटम उसके अप से मिलाओगे, यानी टोटल जो है 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। तो बॉडी डायगोनल हम लोग कह रहे हैं किसको, दो अपोजिट फेस के कॉर्नर को मिलाइए, लेकिन एक का अप दूसरे के डाउन से मिलाना है। इस तरह से जो बॉडी डायगोनल कहलाएगा, क्योंकि बॉडी सेंटर से होके जाएगा। तो 7 हो गया कि नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इन एन यूनिट से, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इन एन यूनिट से कितना भाई, तो एक, अगर इसको इससे मिलाओगे तो 2, इसको 2 इंटू, यानी टोटल बॉडी डायगोनल कितना हो गया, 4 हो गए, बॉडी डायगोनल हो गया 4। अब चलो भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लोग कह रहे थे कि एज कितने हैं, एज देखिए, ये एज है 1 2 12 क्वांटिटी है, एज का ठीक बीच वाला यहाँ पर इस पॉइंट, ध्यान से देखते रहिए। ये अगर हमारे पास ये एजेज हैं, इसके इस पॉइंट को कहते हैं एज सेंटर। क्योंकि एज कितने हैं 12, तो एज सेंटर कितने होंगे, वो भी 12 होंगे, है ना। एज सेंटर कितने होंगे 12। तो नंबर 1 नंबर पॉइंट में नंबर ऑफ एज सेंटर इन एन यूनिट से। चलिए, तो इतने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों को जानने थे किसके बारे में, यूनिट सेल के बारे में।
अब हम लोग इसके बाद बातचीत करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। इसके बाद जो बातचीत करेंगे कहता है on the basis of position, on the basis of position of constituents, on the basis of position of constituents, है ना, जिसको हम लोग टेक्निकली नाम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। इसका टेक्निकल नाम क्या था, लैटिस पॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल आर ऑफ टू टाइप्स। किसी भी यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का पोजीशन कैसा, लैटिस पॉइंट का पोजीशन कैसा है, इस बेसिस पे यूनिट सेल को दो क्लास में बांटा गया। नंबर 1 पहला है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, इसको कैसे डिफाइन हम लोग करेंगे। ये सपोज कीजिए कि हमारे पास एक यूनिट सेल है और क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, किसी यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट का पोजीशन, ये हमारा यूनिट सेल है। अब कहता है कि अगर लैटिस पॉइंट किसी यूनिट सेल के केवल कॉर्नर्स पर, कॉर्नर्स होते कितने, 8 कॉर्नर्स होते, 4 कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट दिखाए। लैटिस पॉइंट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ग्रुप में हो सकते हैं एटम, या यूं कहो मॉलिक्यूल्स, या यूं कहो आयंस। तो अगर लैटिस पॉइंट केवल कॉर्नर पर हो तो वैसे यूनिट सेल का नाम है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। हम लोग उसका डिफिनेशन लिखते हैं कि व्हेन लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट at only each corners, it's called primitive or simple units, है ना। कहा कि अगर लैटिस पॉइंट कहां होगा, केवल कॉर्नर, और कई पोर्शंस हो सकते थे, लेकिन ऐसा ना होगा करके लैटिस पॉइंट कहां है, केवल कॉर्नर। अगर लैटिस पॉइंट केवल कॉर्नर पर है तो ऐसे यूनिट सेल का नाम हुआ करता है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। ठीक है। अब इसका दूसरा टॉप, जिसमें कॉर्नर के अलावा किसी दूसरे पोर्शन में भी अगर यूनिट सेल आ जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। सेकेंड दूसरा टाइप हम लोग लिखेंगे, सेकेंड जो टाइप है दूसरा वो है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल टाइप 2 क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब कहा है कि सेंटर्ड यूनिट सेल किसको हम लोग कहेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल का डिफिनेशन क्या हो सकता है।
points are present at any other portions. The lattice points are present at any other portions besides each corners. सेंटर्ड यूनिट से देखो आप अभी हम लोग कह रहे थे कि प्रिमिटिव किसको कहोगे जब केवल कॉर्नर पर, लेकिन कॉर्नर के अलावा किसी यूनिट सेल में कॉर्नर बिसाइड्स इच कॉर्नर के अलावा किसी दूसरे भी भाग में अगर कोई लैटिस पॉइंट पाया जाता है तो ऐसे यूनिट सेल को कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल, है कि नहीं? केवल कॉर्नर पर हो तो प्रिमिटिव, कॉर्नर के अलावा कहीं दूसरे भाग में भी लैटिस पॉइंट अगर हो यूनिट सेल में तो ऐसे यूनिट सेल का क्या नाम कहोगे? सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये ध्यान देना है एट एनी अदर पोर्शंस, वह एनी अदर पोर्शंस है क्या, कहां कहां पे हो सकता है? कॉर्नर के अलावा लैटिस पॉइंट और कहां कहां पर हो सकते हैं यूनिट सेल में? इस बेसिस पे सेंटर्ड यूनिट सेल को कई क्लास में बांटा गया, है कि नहीं? तो हम लोग आगे बात क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर्ड यूनिट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर्ड यूनिट्स, है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर्ड यूनिट्स। चलो बात ध्यान से देखिए, सब लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहला टाइप है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट्स। तो भाई एक वर्ड आ गया क्यूबिक। हम लोग को जो डिस्कस करना है 12th के सॉलिड स्टेट चैप्टर में, वो किस यूनिट सेल के बारे में? क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। जिस यूनिट सेल का शेप क्यूब है वैसे होता है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसका शॉर्ट नाम है बीसीसी। बी फॉर बॉडी, सी फॉर सेंटर और सी फॉर क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना? अब ये किसको कहते हैं? कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसा हो भाई, ध्यान से देखते रहिए। ये तो वह केवल कॉर्नर, अगर ऐसा है तो वह प्रिमिटिव है। अगर कहता है कि कॉर्नर के अलावा एक और लैटिस पॉइंट हो जाता, कहां पे? बॉडी सेंटर। हम बताए थे कि किसी भी सब्सटेंस का, ऑब्जेक्ट का एक ऐसा इनसाइड एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे ऐसा कंसीडर किया गया है उस बॉडी का, सब्सटेंस का होल मास सेंट्रलाइज होता है। उस पॉइंट को सॉलिड स्टेट के केस में चैप्टर हम लोग बॉडी सेंटर करते हैं। तो कहता है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। तो इसी का नाम है बीसीसी। When one constituent particles are present, then one lattice point is present at the body center besides each corner.
प्रत्येक कॉर्नर के अलावा अगर एक लैटिस पॉइंट कहां पे है, बॉडी सेंटर। फिर से देखो ध्यान से, कॉर्नर के अलावा अगर एक लैटिस पॉइंट कहां दिख रहा है बाबू, बॉडी सेंटर में दिख रहा है, तो ऐसे यूनिट सेल का नाम क्या है, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। समझ रहे हैं? इसको लिख देते हैं one lattice point नहीं या constituent part, when one lattice point, और हम लोग कहते हैं इसको क्या, दूसरा नाम है constituent particle, constituent part, when one lattice point or constituent particle is present at the body center, when one lattice point or constituent particle is present at the body center, besides each corners, each called body center cubic unit, body centered cubic unit cell, BCC, it's called BCC, है ना? तो फिगर थोड़ा समझने का प्रयास किए। यह एक प्रकार का कैसा है, सेंटर्ड यूनिट सेल का टाइप है। बीसीसी किसका टाइप हुआ, सेंटर्ड यूनिट सेल का। चलिए हम लोग सेकंड में आ जाए। सेंटर्ड यूनिट सेल का दूसरा टाइप सेंटर्ड यूनिट सेल का टाइप 2, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC, है ना? इसका फिगर हम लोग बना रहे हैं। ये यूनिट सेल कहां पे है, कॉर्नर पर। अब फेस सेंटर में क्या होगा, हम लोग पढ़े थे कि किसी भी यूनिट सेल में फेस 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 है, और इसके अंदर एक दबा हुआ यानी ये 6 है, नहीं होगा। तो प्रत्येक फेस का एक अपना सेंटर है। जैसे इस फेस का सेंटर यहां पर है, तो फेस के सेंटर पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इस फेस का सेंटर यहां पे है, यहां भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इस फेस का सेंटर यहां पे है, यहां भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होना चाहिए, है ना? अब बचा ये फेस, इसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होना चाहिए, 4 हो गया। अब एक फेस ये और इसके दबा हुआ, तो उसको दोनों को लोग यहां से दिखा सकते हैं, एक यहां दिखा दिया और एक यहां दिखा दिया। तो कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या यूं कहें लैटिस पॉइंट कॉर्नर के अलावा, देखिए 1 2 3 4 यहां कॉर्नर है, 5 6 7 8 कॉर्नर पर एक एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल है। इसके अलावा और कहां पे है, प्रत्येक फेस के सेंटर पर, फेस सेंटर की संख्या 6, तो 6 और अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कि नहीं? तो ऐसे यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फेस के सेंटर पे हो, तो ऐसे यूनिट सेल का नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्टली कॉल्ड FCC। इसको लिखते हैं
particles are when constituent particles are present, when constituent particles are present at the, when constituent particles are present at the center of each phases, प्रत्येक फेज के सेंटर पर, when constituent particles are present at the center of each phases besides each chord, besides each chord phase centered cubic units FCC, अतः कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फेस के सेंटर पर ही हो तो ऐसे यूनिट सेल का नाम क्या होता है? देखिए ये है एफसीसी और इसको क्या होता है? ये है बीसीसी। ये दोनों ही सेंटर्ड यूनिट सेल का टाइप है, सेंटर्ड यूनिट सेल का टाइप। टाइप नंबर 3 में आ जाओ आप। टाइप नंबर 3 में क्या होगा? इंड सेंटर यूनिट्स। देखो भाई इसमें क्यूबिक पर यूज नहीं किया क्योंकि इंड सेंटर जो होता है यूनिट सेल का क्यूबिक से काम होता है। इसका हम फिगर बना लें। इन सेंटर में कैसा हो? कॉर्नर पर तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा ही, इसके अलावा किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर, किसी भी दो अपोजिट फेस, जैसे एक यहाँ तो एक यहाँ, इसका अपोजिट एक यहाँ तो एक यहाँ, या एक यहाँ तो दूसरा भी यहाँ। किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो कॉर्नर के अलावा, जैसे हम यहाँ दिखा दिए इसका अपोजिट फेस ये है। कॉर्नर के अलावा किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट दिस पॉइंट हो उसका नाम है इंड सेंटर्ड यूनिट्स। हम लिखते हैं कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसको हम लोग कह रहे हैं लैटिस पॉइंट्स, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर present at the center of any two opposite faces besides each chords. ध्यान से देखो आप, when constituent particles are present at the center of any two opposite faces, किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो साथ में साथ कॉर्नर पर भी हो तो ऐसे यूनिट सेल का नाम है इंड सेंटर, है ना? बिसाइड्स ईच कॉर्नर, ईच कॉर्ड in the center it's called in the centered units, है ना? तो सेंटर सीख चुके। अब लास्ट में एक और हम लोगों को बचा हुआ है एक अंतिम टैग, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन
में एक अंतिम टाइप जो बचा हुआ है इसका सेंटर्ड का नंबर 4, उसका नाम है एज सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें कैसा होगा? एज सेंटर्ड यूनिट सेल में कैसा होगा? देखो इसी फिगर हम लोग एज सेंटर्ड बदल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर हो, लेकिन कॉर्नर के अलावा प्रत्येक एज के सेंटर होते हैं। आप सीखे हैं कि एज कितने होते हैं? 12 होते हैं। एज कितने होते हैं? 12। तो जितने सारे एज हैं प्रत्येक एज के सेंटर पर देखिए, ये है इसका सेंटर, ये दोनों ये है इसका सेंटर, ऐसा है ना। 12 देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉपी करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। हम लोग कह सकते हैं इसी डिफिनेशन को, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ each edge, at the center of each edge, है ना। और देखिए यहाँ से when constituent particles are present, इसको क्या थे पहले डिफिनेशन हम लिख रहे हैं। देखिए भाई इसका एज सेंटर्ड यूनिट सेल का तरह है, when constituent particles are present at the center of each edge, प्रत्येक एज के सेंटर पे हो, साथ में साथ आए, है ना। when constituent particles are present at the center of each edge besides each corner, each called, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम होगा एज सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ देख रहे हैं फिगर, ठीक है। तो सेंटर्ड यूनिट सेल 4 टाइप्स के और प्रिमिटिव यूनिट सेल 1 टाइप के। टोटल अगर हम लोग यूनिट सेल का टाइप पढ़ें तो टोटल 5 टाइप्स के यूनिट सेल हम लोग अभी तक पढ़े। एक पहला प्रिमिटिव और दूसरा सेंटर्ड में 4 टाइप। एक पहला पढ़े बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड पढ़े फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी, फोर्थ नंबर पढ़े एज सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, और लास्ट पढ़ लिए एज सेंटर्ड यूनिट सेल। आज हम लोग यूनिट सेल के बारे में, उसके क्लासिफिकेशंस और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में जानने का प्रयास किए हैं। अगले क्लास में हम लोग फर्दर यूनिट सेल के और विशेष प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सभी छात्रों को मेरे तरफ से एक बार आशीर्वाद, धन्यवाद।